देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और इस बीच अब नया खतरा ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। बड़ी चिंता की बात यह है कि बाजार में ब्लैक फंगस की दवा भी नहीं मिल रही। ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको इससे कैसे बचना है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन आइए उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है और इस बीच एक नया खतरा भी बढ़ता जा रहा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जानलेवा फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जानते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में अब ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। ब्लैक फंगस के केस पहले महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये जानलेवा वायरस यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी तेजी से फैल रहा है। बीपी और डायबिटीज के मरीजों को कोरोना का संक्रमण तेजी से लग रहा है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद ये लोग एक नई बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल। इस वक्त हम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर ब्लैक फंगल के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और यहाँ पर कई सारे जो मरीज हैं वो ब्लैक फंगल का शिकार हुए हैं। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड के कारण मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां मरीज की इम्यूनिटी दबाने का काम भी करती हैं। ऐसे हालात में मरीज को आसानी से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये संक्रमित व्यक्ति के दिमाग तक पहुंच जाता है या तो मरीज की मौत हो जाती है। कुछ मामलों में मरीज की जान बचाने के लिए उसकी एक आंख हमेशा के लिए हटानी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक उन कोविड मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। यह बीमारी जानलेवा है। इसके साथ ही ये जबड़े पर भी वार करती है। इसके कहर से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना के पहले ये बीमारी रेयर रही है, लेकिन कोरोना के कहर के बाद इस बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो आंखों के नीचे दर्द, चेहरों के एक तरफ सूजन, सिर दर्द, बुखार इसके खास लक्षण हैं। इसको सही समय पर एंटी फंगल ड्रग्स दे के कंट्रोल किया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार ये साइनस के थ्रू जो चेहरे के भागों में, नाक में, आँख में, इस भाग में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और वीनस साइनस के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो कई बार जब ब्रेन में पहुंचे हैं तो स्ट्रोक या उससे संबंधित गंभीर बीमारी हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कोरोना के पहले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए थे, लेकिन सेकेंड वेव में इसका कुछ ज्यादा असर दिखने लगा है। ब्लैक फंगस का संक्रमण जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसे लेकर चिंता बढ़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। ब्लैक फंगस क्या है, किन लोगों को होने की संभावना रहती है, ब्लैक फंगस की ABCD समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एम वली मौजूद हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है, और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले डॉक्टर वली आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ब्लैक फंगस को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं, कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में जो इस वक्त देख रहे हैं। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, सर ये क्या है बीमारी? हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप समझा दीजिए। देखिए, जब हम डबल रोटी काफ़ी देर तक रख देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं और उसकी स्लाइस के बीच में एक फंगस पैदा हो जाता है तो ब्लूइश कलर का होता है। इसी तरह से ये नाक गंदी रहने से और ख़ास तौर से साइंटिफिकली नाक की pH जो है वो एल्कलाइन से एसिडिक होने पर ये फंगस नाक में अपना घर कर लेता है या चेहरे के किसी हिस्से में लगता है या मुंह में जाता है और मुंह के हलक के ज़रिए से भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये नाक से घुसता है और नाक में चिपकता है। नाक की pH जो है वो चेंज होने से ये नाक के अंदर से फिर ब्रेन में, आँखों में, क्योंकि आँखों से एक ट्यूब आती है जो आंसुओं को नाक में परमानेंटली लाती रहती है, तो वो उस डक्ट से, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से ये आँखों में और आँख से पीछे आँख कनेक्टेड होती हैं। आपने सुना होगा आईज आर द विंडो ऑफ द ब्रेन। तो ये आँखें जो हैं ये ब्रेन का एक हिस्सा है हमारे, दे आर नॉट सेपरेट ऑर्गन।
दे आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन में आसानी से अपने ट्रैक्ट के जरिए से, ऑर्बिट के जरिए से चला जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार देखने में आ रहा है, ये पहले भी आया था, लेकिन प्रोपोर्शनेट केसेस इस समय ज्यादा है। और एक और बात है कि ये आईसीयू से कॉन्टेमिनेशन से इसका रिलेशन है, तो हमें बहुत ज्यादा अपना वॉच और चेक आईसीयूज पर रखना चाहिए। जहां ऑक्सीजन लग रही है वहां पे वाटर यूज हो रहा है, आईसीयू की मास्क हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो ये जो ट्यूबिंग्स हैं उससे ये फैलता है। और ये और भी कुछ बीमारियां हैं जैसे सिरोसिस है और डायबिटीज है, और स्टेरॉइड थेरेपी बहुत बदनाम हो रही है इसके जरिए से। तो स्टेरॉइड तो वर्ल्ड ओवर लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में दिए जा चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका सोर्स हमको ढूंढना पड़ेगा। सॉइल से इसका सोर्स होता है, गंदगी से होता है, कीचड़ से होता है, और लेबोरेटरीज में कभी कभी होता है संक्रमण, लेकिन मोस्ट कॉमनली आईसीयू का ये फंगस है और ये हमेशा से होता रहा है। इस वक्त इसके केसेस कुछ स्टेट्स में जहां बढ़ रहे हैं वहां पे हमको अपनी लैब की कल्चर होती है, वो लैब से जाके हमको आईसीयूज की कल्चर लेनी चाहिए, वेंटिलेटर्स की कल्चर, वेंटिलेटर्स की ट्यूबिंग्स की कल्चर, तब हम इसको पकड़ पाएंगे। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। KOH जो पोटाश का घोल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे इसकी स्ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेनिंग करके हम इसको पहचान सकते हैं। और ये एक और कंडीशन होती है जिसमें हम डेस्पेरोक्सामिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो हम लोगों के लिए सब जानना जरूरी है, पेशेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि आधे बॉडी में, फेस के आधे हिस्से में अगर एबनॉर्मल दर्द हो जो कि पहले से नहीं था। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ डॉक्टर वली, मैं उसी पर आ रही हूँ कि इसके लक्षण क्या है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विवेक भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक, आपके पास आते हुए, चूंकि हमने ये जान लिया कि ब्लैक फंगस क्या है, आप इसमें क्या जोड़ेंगे और साथ ही ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है सब? फंगस पिछले वेव में भी था। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, मैं पहले से कोरोना वायरस को वेव में बहुत फॉलो किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इस बार क्या हो रहा है कि बहुत ही जो वायरस है सेकंड वेव वाला, दैट इज मोर विरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा क्षति कर रहा है और निमोनिया ज्यादा हो रहा है। परसेंटेज पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पिछले वेव 1 का जो वायरस था, ये म्यूटेंट वायरस में ज्यादा हो रहा है, इसलिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ। स्टेरॉइड अदरवाइज इज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। अब स्टेरॉइड्स देने से हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम कर देता है। अब जो आईसीयू में पेशेंट, पहले बात बताना चाहूंगा, लोगों को भ्रांति है कि घर में जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको भी ब्लैक फंगस होता है, ऐसा नहीं है। जो घर में ओरल स्टेरॉइड है उससे उतनी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती। जब पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं और इंट्रावेनस स्टेरॉइड देते हैं और काफी लंबा समय तक ट्रीटमेंट चलता है, ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब बॉडी में ताकत लड़ने की। अदरवाइज ब्लैक फंगस इज अवेलेबल हर जगह है, जैसे डॉक्टर ने बताया, सॉइल में, क्लाइमेटिक में, मॉइस्चर में, हर जगह है। तो जो पेशेंट आईसीयू में लोग आ रहे हैं, जो कई बार तीमारदार को इसीलिए नहीं बुलाते हैं कि दे कैन ब्रिंग इन्फेक्शन एंड इनफेक्ट द पेशेंट हु इज हैविंग इम्यूनिटी सप्रेशन। अब उसमें क्या हुआ है कि आईसीयू में अगर कार्बोलाइज करें हफ्ते में 3 दिन, कार्बोलाइज मतलब बहुत क्लीन हाइजीन मेंटेन करके उसको क्लीन करते हैं पूरी तरीके से, तो इस तरह के बीमारी से बचा जाता है। आपने कहा कैसे बचा जाए, तो जितने भी सरकारी आईसीयू सर कैसे बचा जाए, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन लक्षण क्या हो, पहचाने कैसे कि अब ये ब्लैक फंगस की बीमारी आ रही है? हाँ देखिए, लक्षण जो होते हैं सबसे ज्यादा, अगर डिपेंड करता है कहाँ पे हुआ। अगर ये आंख के पीछे ऑर्बिट में चला गया जहां पे ऑप्टिक नर्व आती है, तो पेशेंट की आई साइट चली जाती है और परमानेंटली जाती है। दूसरा लक्षण अगर ब्रेन में हुआ, साइनस में हुआ, तो सीवियर हेडेक होता है या हाथ पैरों या सूजन आती है। अगर लंग्स में गया तो जो ऑलरेडी वेंटिलेटेड पेशेंट है उसके लंग्स में चला गया तो उसका निमोनिया और बढ़ जाएगा, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और पेशेंट डिटीरिएट कर जाएगा। उसको FiO2 जो होते हैं ना, FiO2 जो ऑक्सीजन देते हैं उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और पेशेंट 54% मोर्टेलिटी है अदरवाइज म्यूकोरमाइकोसिस, 54%, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर ये कोरोना के साथ हो जाए तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये 3 सिम्टम है। अगर नाक पे गया, उसमें नाक ब्रेन में गया तो सिर में दर्द सीवियर होगा। पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे नहीं भी है, यानी कि बहुत बचने की जरूरत है और टाइमली अपने आप को देखने की, मॉनिटर करने की जरूरत है कि कहीं जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स मिले हैं उनको ये देखने की जरूरत है कि कहीं वो ब्लैक फंगस का शिकार तो नहीं हो रहे। टाइम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर सुमित मृग, आपके पास आते हुए सर, जरा हमारे दर्शकों को ये आप समझा पाएं कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं एकाएक अचानक से इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पहली वेव भी देखी थी, उस वक्त इतना हमने ब्लैक फंगस नहीं सुना था। अब जब हम सुन रहे हैं ड्रग्स की कमी हो गई है, तो आखिर इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं सब?
देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। ये लगभग 100 साल से हम देख रहे हैं ईएनटी में। ब्लैक फंगस पिछले साल भी कोविड पैंडेमिक के फर्स्ट वेव में भी आई, बट इस बार हमें ये कुछ ज्यादा ही केसेस देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए तो पिछले 5-7 दिन में, 10 दिन में हम रोज करीबन 6 से 7 केस कंफर्म ब्लैक फंगस के या म्यूकरमाइकोसिस के देख रहे हैं। इस बार जैसा कि बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया कि जो कोविड-19 पैंडेमिक की दूसरी वेव थी, उसका स्ट्रेन, जो विरुलेंट स्ट्रेन था, वो काफी ज्यादा विरुलेंट था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। इसकी वजह से उनकी सैचुरेशन बहुत इफेक्ट हुई और इसी की वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दिए गए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने घर पे भी इतने स्टेरॉइड्स लिए हैं विदाउट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अब बहुत सारे लोग हमारे देश में प्री डायबिटिक स्टेट में थे, जिनको ये बात पता भी नहीं थी कि वो प्री डायबिटिक स्टेट में है, और कोविड-19 पैंडेमिक के सेकंड वेव में इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन किया, जिसकी वजह से ये सब लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक कन्वर्ट हो गए। डायबिटीज में फ्री आयरन की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो इस फंगस को पनपने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो पूरे वातावरण में पाया जाता है। ड्राई और डस्टी वेदर में इसके स्पोर्स वातावरण में होते हैं और ये सांस के जरिए यानी कि नाक के जरिए आपके साइनसेस में ये चले जाते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, पेशेंट ऑक्सीजन पे बहुत हाई फ्लो में चल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई सांस बहुत हवा के साथ या तेजी के साथ ले रहा है या कोई वेंटिलेटर पे है, और अगर वहां पे ट्यूबिंग, पाइपिंग्स और ऑक्सीजन और जो वाटर यूज किया जाता है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, वो अगर साफ नहीं है तो वो इसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। पर ऐसा नहीं है कि ये खाली वेंटिलेटर पेशेंट्स में ही पाया गया है। शुगर का स्टेटस बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर तौर पे ऐसे पेशेंट्स ये दूसरे से तीसरे हफ्ते जो इनको कोविड होता है, यानी कि अगर इनका डे 1 कोविड इन्फेक्शन का हुआ है, 3 हफ्ते के आसपास ये पेशेंट्स कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट सर में दर्द, आधे साइड सर में दर्द, आंख में दर्द, आंख के नीचे कुछ सुनपना महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोग एपिस्टैक्सिस यानी कि ब्लड नेजल डिस्चार्ज के साथ भी आ रहे हैं। जो इसके अर्ली लक्षण है, यानी कि सबसे पहले के जो इसके ये लक्षण है, अगर मरीज इनको आइडेंटिफाई कर ले और अगर आप उसकी हिस्ट्री कोरिलेट करें तो ये सारे पेशेंट्स कोविड से रिकवर्ड हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, और इन लोगों को ये म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। ठीक है, आपने बहुत आसान भाषा में समझाया कि किन लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए, चूंकि लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लोग जानना चाहते हैं ब्लैक फंगस, जो लोग घर पर बैठ के भी कोविड को मात दे चुके हैं, उनके अंदर भी डर है कि कहीं उन्हें ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि देखिए किन लोगों को डरने की जरूरत है और किन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा है। ये अगर मैं दिखा सक रहा हूँ आपको, तो ये पेशेंट हॉस्पिटल में ही अभी एडमिट है। जी, दिखाएं आप। जी, तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी, तो इनकी आंख को गौर से देखिए, एक आंख में सूजन है और वो करीब करीब बंद हो चुकी है। ठीक, तो ये इसका सिम्टम है, थोड़ा सा एडवांस्ड। और इससे पहले आंख के नीचे के हिस्से में थोड़ी लाली, अगर ये क्लियर हो सके तो हल्की सी लाली आंख के नीचे, तो ये बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मैं इजाजत से आप दोनों की स्मेल भी आ सकती है, एबनॉर्मल स्मेल विल बी दी फर्स्ट। और जैसे मैंने कहा, नाक के से जो चीपड़ा कहते हैं आम भाषा में, ब्लैक क्रस्टेशन जो ब्लैक निकले तो फौरन दिस इज फर्स्ट अलार्म। या तालू पे काला धब्बा हो, जो कि हमारे पहले से नहीं था, या टंग पे काला धब्बा हो, तो ये इसके अर्ली सिम्टम है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इस स्टेज पे हम कट ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अवेलेबल एंटी फंगल ड्रग्स, अब ये आखिर में आपके सामने ये सवाल भी आएगा कि ये आजकल इस ड्रग की भी शॉर्टेज हो गई है, ये क्या हो रहा है, ये सब ये तो इस वक्त हमको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमारी टंग पे ब्लैक स्पॉट, तालू में ब्लैक स्पॉट और तालू के अलावा कोई एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्मेल, या आंख के नीचे लाल होना, आंख लाल होना, आंख से कुछ डिस्चार्ज आना, ये बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं और ये सबको होंगे। और बिल्कुल ये अर्ली सिम्टम्स को ही पहचानने की जरूरत है, जो डॉक्टर वली ने बताया, डॉक्टर सुमित ने बताया, डॉक्टर विवेक ठीक, डॉक्टर विवेक आपके पास आऊंगी। ट्रीट करना जी सर, थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, एक बार आपसे दोबारा कनेक्ट कर लेंगे हम। डॉक्टर विवेक,
डायबिटीज वाले क्या सावधानी बरतें, जो लोग पहले से ही डायबिटीज के शिकार है? अब जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो डायबिटीज के मरीज है, और उनको नहीं पता होने के बावजूद जब वो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो इस बीमारी के चपेटे में आ जाते हैं। है क्योंकि काफी लोग इस समय होम क्वारंटाइन में भी ट्रीटमेंट चल रहा है और स्टेरॉइड चल रहे हैं। हमने ऐसा इंट्रावीनस स्टेरॉइड से ज्यादा पड़ता है, लेकिन ओरल स्टेरॉइड वाले पेशेंट को कम देखा है। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और स्टेरॉइड देते ही जो प्री डायबिटिक है उनका शुगर तो 200-300 के बीच में पहुंच जाता है, और जो लोग डायबिटिक ऑलरेडी हैं उनको हमने 500 तक शुगर देखा है। 500 शुगर आ गया, अब 400-500 शुगर है। इसका कई लोगों को ये पता नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट एकदम क्या किया जाए। इंसुलिन लगाना पड़ेगा, इंसुलिन भी इंट्रावीनस इंसुलिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वंस इट इज मोर देन 350 और 400 जो सबक्यूटेनियस इंसुलिन लगती है, जो फैट में लगाई जाती है, उसका असर नहीं होता है। तो इंट्रावीनस इंसुलिन लगा के ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। I have yet to know a patient who has got black fungus at home, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोगों को हुआ भी हो, क्योंकि जब डायबिटीज है उसका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, बेड मिला नहीं है, घर में है, तो ही कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक फंगस एट होम, बट मोस्टली आईसीयूज में देखे गए हैं। हो सकता है वहां डायग्नोसिस ना हो पाई हो। तो ब्लड शुगर कंट्रोल विद इंट्रावीनस इंसुलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके लिए घर में इंट्रावीनस हर आदमी लगा नहीं सकता, तो अगर ऐसा नहीं हो कि घर में अगर 500 शुगर चल रही है या 400 चल रही है तो उसको इग्नोर ना करें। उसके लिए आप होम नर्स बुलाइए, होम केयर नर्स बुलाइए। अगर आपको बेड में अस्पताल मिल जाता है, अस्पताल में बेड मिल जाता है तो भर्ती हो जाइए, और डॉक्टर्स भी उसको इंट्रावीनस इंसुलिन देके कंट्रोल करके 200 या 150 के नीचे ब्लड शुगर रखेंगे, तो ऐसे केसेस में ब्लैक फंगस होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। स्टेरॉइड्स को देखिए, अगर स्टेरॉइड चल रहा है और जरूरी है, लाइफ सेविंग है, उसको डोसेज कम कर सकते, बंद नहीं कर सकते अगर पेशेंट को निमोनिया ऑलरेडी हो रखा है। तो ये अगर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से स्टेरॉइड्स के साथ साथ अगर चल भी रहा है तो ब्लड शुगर अगर कंट्रोल रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस कम है, कम तो नहीं है। और फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स भी देते रहे बॉडी में, खान पान पूरा होना चाहिए। सपोज पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है या इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर सुमित के पास जा रही हूँ। डॉक्टर सुमित, कम जो इम्यूनिटी वाले लोग हैं वो इससे कैसे बचेंगे? देखिए, जो म्यूकरमाइकोसिस है अक्सर कोविड से पहले ये उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता था जो जनरली ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, यानी कि रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, या जो कैंसर कीमोथेरेपी पे हैं, या वो हीमोपोएटिक ब्लड सेल ट्रांसप्लांट पे हैं। अगर आप इम्यूनिटी की बात करें तो आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जो इम्यूनिटी करती है वो आपका ब्लड शुगर लेवल है। वो आपको एक प्रीडिस्पोज कर देती है कि आप बाकी इन्फेक्शंस को भी कैच करें। तो आप एक तो खाना टाइम पे खाएं, रात को 7 से 8 घंटे की नींद लें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें, अपने फिजिशियन के साथ बराबर संपर्क बनाए रखें ताकि आपका ब्लड का लेवल, आपके ब्लड काउंट्स लेवल, अगर आपको लिम्फोपीनिया है, हमने एक चीज देखी है, 3-4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम एक स्टडी कर रहे हैं मैक्स में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर पेशेंट को लिम्फोपीनिया है, यानी कि लिम्फोसाइट काउंट उसका लो है, तो ये पेशेंट्स ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है म्यूकरमाइकोसिस, बिकॉज उसका एक सिंपल रीजन है कि बॉडी में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमें मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट्स चाहिए ताकि वो उनको अटैक करें, पर अगर उनको लिम्फोपीनिया है तो ये शरीर में काम कर ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए फंगस से वो लड़ ही नहीं पाते हैं। नंबर 2, जिन लोगों के सीरम फेरिटिन लेवल्स बहुत ज्यादा रहे हैं कोविड के दौरान, सीरम फेरिटिन जो हाई लेवल है वो आयरन इसको फंगस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। और नंबर 3, ब्लड शुगर लेवल की हम बात करें, इंटरल्यूकिन 6 भी एक फैक्टर है जो भी इसको प्रमोट करता है, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी ये कहते हैं। तो अगर आपको सिवियर लिम्फोपीनिया है, आप कैंसर से पीड़ित हैं या आप हैं और आपको फंगस से बचाव करना है, तो आजकल ग्रैनुलोसाइट फैक्टर्स, ग्रैनुलोसाइट इन्फ्यूजन्स भी आते हैं, आप डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि आपकी बॉडी की ब्लड में जो लड़ने की शक्ति है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपको ठीक है डॉक्टर सुमित। डॉक्टर विवेक, अगला सवाल ये है, जो दर्शक इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, ब्लैक फंगस की ABCD को जान रहे हैं, उनके लिए ये, क्योंकि जहन में ये आता है कि अगर ब्लैक फंगस हो जाए तो फिर इलाज क्या है? देखिए, एंटी फंगल मेडिसिन काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लेती हैं, और अगर शुरुआती दौर में किया जाए, देखिए अगर ब्रेन के अंदर पहुंच गया, सीवियरली इन्फेक्ट हो गया, साइनस हो गया और डायग्नोसिस डिले हो गई, तो ऐसे पेशेंट्स में इवन इंट्रावीनस मेडिसिन विल बी नॉट इफेक्टिव, एंड दैट इज व्हाई इसकी एक स्टडी के दौरान 54% मोर्टेलिटी पाई गई। 54% लोग तो बचेंगे नहीं। अब ऑलरेडी कोविड निमोनिया हो रखा है और साथ में अगर फंगस भी उसमें चला ग्रोथ कर जाता है, तो अर्ली ट्रीटमेंट विद एंटी फंगल मेडिसिन, विद इम्यूनिटी बूस्टर्स, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, और साथ साथ कोविड का जो इलाज चल रहा है, यही 4 चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है।
अभी बहुत दिक्कत आई है कि इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन बी और दूसरा एक और पोसाकोलोनोल, दो दवाइयां हैं जो काम कर सकती हैं। और एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी इस समय मार्केट में, कि हमने अपोलो हॉस्पिटल, हमारे एक पेशेंट का फोन आया कि आप ओपीडी से दिलवा के, हम कहीं और भर्ती था, तो आई कुड नॉट गेट हिम इवन फॉर माय हॉस्पिटल, जबकि इंडोर में के पेशेंट्स के लिए हमारे इतनी जरूरत पड़ सकती है, तो वी वांट टू कीप इट फॉर आवर पेशेंट्स, तो हम नहीं मिल पाया। कहने का मतलब मार्केट में, इसलिए सरकार को देखना पड़ेगा इस दवा का जो इसका है तो पेटेंट खत्म करें या कम करें या और दवा बनवानी पड़े, क्योंकि अभी चलने वाला तो बिल्कुल अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कदम उठाए भी हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान ने से महामारी घोषित कर दिया है, हरियाणा ने महामारी घोषित कर दिया है, तेलंगाना ने महामारी घोषित कर दिया है। डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए, क्या ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस की, क्या ये एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकती है? क्या ये कोरोना की तरह ही संक्रामक है? बिल्कुल, देखिए ये जैसे मैंने शुरू में बताया था, ट्यूबिंग्स अगर कॉमन है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैं यहाँ आपने चूंकि ब्लैक फंगस का सवाल डाला है और अस्पतालों के थ्रू हो रहा है ये, ज़्यादातर आईसीयूज के थ्रू, और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्टेरॉइड की बस बात की जा रही है। मैंने ये देखा है कि हम जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनके जो अंदर का बॉक्स होता है, जिससे जो है सांस जो है बदन में धोखनी जो होती है उसकी, वहां पे अगर कॉन्टेमिनेशन हो जाता है तो जो एक मरीज के बाद दूसरे मरीज को लगेगा, वेंटिलेटर से ये इस तरह का इन्फेक्शन जा सकता है। और वर्ल्ड ओवर इसको सैनिटाइज करने की कोई मेथड नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सालों से एक सवाल है कि वेंटिलेटर की जो हम एक्सटर्नल ट्यूबिंग है उसको तो चेंज कर देते हैं, लेकिन जो उसका होज है अंदर का, जो धोखनी की तरह से जो हवा प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन देता है, तो उसके जो पूरा एज ए होल सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। ये मेरी अपना व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं इसके थ्रू इन्फेक्शंस आते हैं और आईसीयू बदनाम होती है। तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो HIV का भी इसमें टेस्ट कर लेना चाहिए डायबिटीज के साथ साथ, और कोई अंदर हिडन कोई डिजीज है और दवाओं का इस वक्त मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, तो बहुत जरूरी है। और जो सर्जरी की स्टेज है वो आने नहीं देनी चाहिए। सर्जरी की स्टेज आने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल मौत के मुंह में चले गए हैं, और कॉम्पिटेंट सर्जन अभी भी जान बचा रहे हैं लोगों की, लेकिन जैसे मैंने दिखाया ये पेशेंट, इसकी आंख निकालनी पड़ी। जो ये चीजें हो रही है ना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है सोसाइटी के लिए, और ये हमको बहुत अलर्ट रहना है और डॉक्टर बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो लोगों के अंदर डर है, मुझे लगता है ये शो देखने के बाद उनको एप्रोप्रिएट जानकारी भी मिली होगी, सही जानकारी। अगर आप लोग घर पे रहकर कोरोना का इलाज किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए हैं उनके लिए दिक्कत है, जो लोग डायबिटिक है उनके लिए दिक्कत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली आपका, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर सुमित, न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए।